नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है अक्सर इंस्टीट्यूट में। मैं आज आपके लिए क्लास 11 जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेके आया हूँ दोस्तों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इसमें हम आज बात करेंगे जीओसी की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? जीओसी। और हम इसे वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। इसमें सारे बेसिकली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब हम एक न्यू खड़ी करने जा रहे हैं, बेस दोस्तों। अब हम एक बेस बनाएंगे जिससे हम अब टॉप लेवल पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम डील कर पाएंगे। यहाँ पे हम बेसिकली एक लेवल बनाएंगे जिससे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब जितना जैसे कहते हैं ना, नेई बनाते हैं, नेई जितना ज्यादा मजबूत यहाँ पे नेई रहेगा उतना ज्यादा ऊंची बिल्डिंग बनेगी दोस्तों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यही है। बेसिकली कार्बन कार्बन चेंज कर रहता है, तो कार्बन 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 बहुत सारे रिएक्शन होते हैं। तो अगर हम इसका एक बेस ढांचा सही बना लेंगे तो ऊपर वाली जो फ्लोर होगी बहुत मजबूत होगी दोस्तों। तो मतलब अगर नीचे का सब एकदम बढ़िया से मजबूत कर लेंगे आप लोग, तो ऊपर वाला जो फ्लोर बनेगा वो एकदम बढ़िया बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आगे आपको फायदा ही होगा। चलिए, फोटो को आज यहाँ कर लें। आज थोड़ा मैं स्मार्ट लगने की कोशिश कर रहा हूँ पर लग नहीं रहा हूँ, कोई बात नहीं दोस्तों। ये सब तो बस एक छलावा है, पहले हमारा पढ़ाई फोकस है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, ताला को पहले तोड़ेंगे और इसे हम जूम कर लेंगे। ठीक है, जूम कर लिया। आई होप आपको दिख रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बेसिकली हम इसमें क्या पढ़ेंगे जीओसी में? पहले हम बात करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन क्या होता है? व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन दोस्तों? A phenomena which have bond breaking and bond forming is called a chemical reaction. ऐसा फिनोमिना जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग का और बॉन्ड फॉर्मिंग का फिनोमिना हो, उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन इफ स्टार्टिंग मटेरियल इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर स्टार्टिंग मटेरियल दोस्तों क्या हो? ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, तब वो क्या होगा? अगर स्टार्टिंग मटेरियल ऑर्गेनिक कंपाउंड हो तो वो क्या होगा दोस्तों? ऑर्गेनिक रिएक्शन होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक रिएक्शन होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। वैसे कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, जैसे CH3Cl प्लस OH हीट करने पे CH3OH देता है प्लस Cl माइनस देता है। ये चीज क्या हो गया दोस्तों? ये आपका रिएक्टेंट है, ये तो आपको पता है। ये आपका रिएक्टेंट है, ठीक है। ये आपका क्या है? रिएक्टेंट। और ये क्या है? प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट में क्या क्या होता है? रिएक्टेंट में एक होता है दोस्तों सबस्ट्रेट और एक होता है आपका अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, अब अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है आइए हम बात करते हैं। व्हाट इज अटैकिंग रिएजेंट? ये भला क्या है अटैकिंग रिएजेंट? देखिए, एक कार्बोनाइल कंपाउंड लेते हैं दोस्तों, C डबल बॉन्ड O पे बना है बॉन्ड, और ये जो है इसका बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है और ये पॉजिटिव वाला इसका, ठीक है। और एक कोई कंपाउंड है ए और बी से मिलकर बना हुआ है। ए के पास नेगेटिव चार्ज है और बी के पास पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज मतलब दोस्तों इलेक्ट्रॉन रिच है। नेगेटिव चार्ज मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन पुअर है। इलेक्ट्रॉन पुअर बोले तो लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन रिच बोलते हो तो लुईस बेस। ठीक है, अब ये लुईस बेस है तो ये मतलब इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की। और जो यहाँ पे बी वाला है ये किसकी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। इलेक्ट्रॉन पुअर है तो ये इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। अब जो न्यू ये बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच है, वो कितने तरह हो सकता है? चार्ज में नेगेटिव रहेंगे और लोन पेयर रहेगा। चार्ज में कैसे रहेंगे दोस्तों? नेगेटिव रहेगा और लोन पेयर रहेगा। तो वो कौन से होते हैं चार्ज में नेगेटिव और लोन पेयर? जिसके पास रहेगा वो न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है दोस्तों? एक इलेक्ट्रॉन पुअर जो होता है वो चार्ज इसका कैसे रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। और न्यूट्रल वैकेंट पी और डी ऑर्बिटल रहेगा। न्यूट्रल या वैकेंट पी और डी ऑर्बिटल रहेगा। और ये किसकी तरह होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं दोस्तों। आई होप यहाँ तक आपके क्लियर हो गया होगा। यहाँ अगर क्लियर, अब यहाँ पे अगर कोई बात क्लियर ना हो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों हम अब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है,
क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल और क्या होता है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल दोस्तों इलेक्ट्रॉन लविंग होती है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग। न्यूक्लियोफाइल मतलब होता है जो न्यूक्लियस लविंग होता है। कैसा होता है, न्यूक्लियस लविंग। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, अटैकिंग एट इलेक्ट्रॉन रिच ऑफ सबस्टेट। तो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, तो वो वहां पे अटैक करेगा, सबस्टेट की उस जगह पे अटैक अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन रिच हो। मतलब सबस्टेट के जहां पे इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड रहेगा तो वहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इसे अटैक एट द इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉन पुअर सेंटर सबस्टेट, जहां पे सबस्टेट में ऐसे जगह रिएक्ट करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन पुअर हो, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन जो है कम पाया जाता है। ठीक है, समझिए। ये इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं कैसे होते हैं दोस्तों, ये इसमें इलेक्ट्रॉन पुअर जो होते हैं और इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन रिच पाए जाते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, लुईस एसिड होता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको मैं पढ़ा के आया हूँ पिछले आयनिक कंपाउंड में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है लुईस बेस में। कौन में, लुईस बेस में। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफाइल इसका चार्ज कैसा होता है, ये तो मैं पहले बता दी हूँ। इलेक्ट्रोफाइल का चार्ज पॉजिटिव होता है, जैसे H प्लस CH3 प्लस Cl प्लस। और न्यूक्लियोफाइल का चार्ज कैसा होता है, न्यूक्लियोफाइल का चार्ज नेगेटिव होता है दोस्तों, जैसे H माइनस, Cl माइनस, OH माइनस एंड CH माइनस। ठीक है, अगर न्यूट्रल एम्प्टी ऑर्बिटल है, न्यूट्रल एम्प्टी ऑर्बिटल, देन p ऑर्बिटल, जैसे BCl3, PH3, BCl2, ये p ऑर्बिटल के वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, और d ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं, SO3, FeCl3, Fe+2। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा, हो गया होगा। ठीक है, आई होप। चलिए आगे बात करते हैं। न्यूट्रल में, इसमें न्यूक्लियोफाइल में दोस्तों लोन पेयर विथ कंप्लीट ऑक्टेट। इसमें कैसा होगा, न्यूक्लियोफाइल में लोन पेयर होना चाहिए विथ कंप्लीट ऑक्टेट, जैसे NH3, H2O, ROH एंड RNH2। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे बात करेंगे किसकी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है बॉन्ड फिजन। बॉन्ड फिजन क्या होता है दोस्तों, बॉन्ड को ब्रेक करने का, जैसे बॉन्ड को ब्रेक करने का क्या क्या तरीका होता है, उसी को हम बोलते हैं बॉन्ड फिजन। जैसे एक कंपाउंड लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे कार्बन और जेड है, एक कंपाउंड है कार्बन से अटैच जेड। ठीक है, अब उसको क्या क्या ब्रेक करने का क्या क्या पॉइंट हो सकता है, देखिए एक पॉइंट तो ये है, और एक पॉइंट बीच वाला है, एक पॉइंट इस तरफ है। मतलब एक जेड की तरफ है पास में, एक जेड से दूर है या तो कार्बन के पास में है सी, और एक बीच में है। ठीक है, अगर हम बीच से डिवाइड करें, बीच से डिवाइड करें, आधा इलेक्ट्रॉन इस तरफ, आधा इलेक्ट्रॉन इस तरफ, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वली बट गए, यानी कैसे हो गए, होमोलिटिक। मतलब कैसे डिवीजन हो गया, होमोलिटिक। एक होता है हेट्रोलिटिक, अब किसी को ज्यादा मिला, किसी को कम मिला, किसी को ज्यादा मिला, किसी को कम मिला। ठीक है, ये कैसा हो गया, हेट्रोलिटिक हो गया। ठीक है, मतलब अब हेट्रोलिटिक भी दो तरह का हो गया। अब ज्यादा अगर किस तरफ बन रहा है, मान लीजिए किस तरफ बन रहा है, देखिए अगर बी की तरफ बनेगा तो क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बो एनायन बनेगा। अगर बी की तरफ बनेगा तो कार्बो एनायन बनेगा दोस्तों, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा होगी, कार्बो एनायन। अगर सी पॉइंट से काटेंगे, अगर हम सी पॉइंट से काटेंगे तो कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसकी बात करेंगे, होमोलिटिक क्या होता है और हेट्रोलिटिक क्या होता है। होमोलिटिक में बात करेंगे दोस्तों, इसमें आए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। ठीक है, इसमें क्या सा होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। ठीक है, इसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। अब अनआयनिक बॉन्ड फिजन होता है, इसमें कैसा होता है, इसमें कोई आयंस नहीं बनते, इसमें आयनिक बॉन्ड फिजन होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज बनते हैं। ठीक है, अब कहाँ से इसे डिवाइड करें, होमोलिटिक डिवीजन ए वाले पॉइंट से हम इसे डिवाइड करेंगे, यहाँ ए वाले पॉइंट से हम इसे डिवीजन करेंगे तो ये बनेगा क्या, ये आपका बनेगा कार्बन फ्री रेडियल। ठीक है, अगर हम बी और सी से, बी से काट रहे हैं तो कार्बो एनायन, और सी से काट रहे हैं कार्बो कैटायन बन रहा है। अब इसका फोर्थ पॉइंट क्या है दोस्तों, कंडक्शन। ये कैसे होता है, होमोलिटिक कैसे डिवाइड करता है दोस्तों, एक हमने ट्रिक बनाया है, याद करिए, हेल्पर।
हेल्पर क्या होता है? जो दूसरे को हेल्प करते हैं। अब इसमें एच क्या है? एच होता है हीट। एच क्या होता है? हीट। अगर हीट प्रोवाइड करोगे तब भी वो टूट जाएगा होमोलिटिक डिवीजन, और इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोवाइड करोगे तब भी वो होमोलिटिक डिवीजन करेगा। अगर लाइट प्रोवाइड कर रहे हो, सनलाइट दे रहे हो, किसी को कोई कंपाउंड एक्स है, अगर लाइट दे रहे हो तब भी वहां पे होमोलिटिक डिवीजन होगा। और पी से अगर मान लीजिए पर ऑक्साइड डाल रही हो तब भी वहां पे होमोलिटिक डिवीजन होगा, और आर से आपका रेडिकल डिवीजन होगा। ठीक है। और हेट्रोलिटिक डिवीजन कैसे होगा दोस्तों? हेट्रोलिटिक डिवीजन होगा लो टेम्परेचर, और ये कैसे होते हैं? पोलर सॉल्वेंट होते हैं। अब पोलर सॉल्वेंट हमने कहाँ बताया है? अभी नहीं बताया है, तो हम आपको बता दे रहे हैं। पोलर सॉल्वेंट दो तरह का होता है, एक पोलर प्रोटिक होता है, एक पोलर एप्रोटिक होता है दोस्तों। ठीक है, पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक। क्या होता है पोलर एप्रोटिक? हाइड्रोजन बॉन्ड डू नॉट अटैच टू द फोन। जब हाइड्रोजन बॉन्ड जो है फोन से ना अटैच हो, फोन क्या है दोस्तों? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कौन कौन से? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन एटम उससे ना जुड़ा हो, तब वहां पे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। ठीक है। एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है दोस्तों? जब हाइड्रोजन एटम अटैच टू द फोन, जब हाइड्रोजन एटम किससे अटैच हो? फोन से। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन अटैच होता है तो वो क्या होता है? पोलर प्रोटिक हो जाता है। ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया हो। जैसे एग्जांपल में आप यहाँ देख पा रहे हैं कि H2O का है, NH3 है, ये आप एग्जांपल देख पा रहे हो। और एक इसका पोलर एप्रोटिक का एग्जांपल है एसीटोन। किसका? कैसीटोन, एसीटोन, एसीटोन, एसीटोन। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एसीटोन। ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? एम्बीडेंटेड मतलब दोस्तों दोनों दोनों तरफ से। ठीक है, कैसे? दोनों तरफ से। अब ये हाथ है मेरे, दो उंगली, ये हाथ है। ठीक। अब इसको मान लीजिए कार्बन नाइट्रोजन, इसको मान लीजिए कार्बन नाइट्रोजन। अब ये लोन पेयर इसके पास भी प्रेजेंट है, लोन पेयर इसके पास है। ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एक पेन ले लिया। क्या ले लिया? पेन। अब है पेन ले लिया। ठीक है। अब ये वाला लोन पेयर एक बार इसको दे सकता है। ठीक है। या क्या कह सकते हो? एक कार्बन एक नाइट्रोजन है, ऐसे कह सकते, ऐसे समझे, एक कार्बन है एक नाइट्रोजन, एक कार्बन एक नाइट्रोजन। ठीक है। अब क्या कर रहे हैं? पहले हम कार्बन जो है इससे बॉन्ड बना रहा है, इससे बॉन्ड बना रहा है। ठीक है। एक अल्काइल ग्रुप है, ये क्या है? आर ग्रुप है। आर ग्रुप से यहाँ बने आर सी बन जा रहा है। ये हो गया फर्स्ट ग्रुप। फिर या इससे भी बना सकता है, नाइट्रोजन से भी बना सकता है, ये आर्यन सी। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, in a nucleophile contain two different type of attacking center, then it is called ambidentate nucleophile। तब उसे हम क्या बोलते हैं? ambidentate nucleophile बोलते हैं। जैसे ये CN का एग्जांपल दिया, RCN। एक कार्बन बार, पहली बार कार्बन लिया तो RCN, और दूसरी बार नाइट्रोजन लिया तो RNC बनेगा। ऐसे NO2 का, एक बार नाइट्रोजन डोनर होगा तो RNO2, अगर एक बार ऑक्सीजन डोनर होगा तो RONO। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। ये आपको यहाँ पे भी पढ़ने को मिलेगा, और आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज पे मूव करने से पहले क्या करते हैं दोस्तों? हम ताला को तोड़ेंगे और इसे हम जूम कर लेंगे। ओके, चलिए बात करते हैं टाइप ऑफ इंटरमीडिएट। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ इंटरमीडिएट। क्या होता है टाइप ऑफ इंटरमीडिएट में दोस्तों? बेसिकली हम इसमें तीन तरह की इंटरमीडिएट की बात करेंगे दोस्तों। कितनी तरह की इंटरमीडिएट? तीन तरह की। एक कार्बोकैटायन बनता है, किस पॉइंट से बनता है मैंने बता दिया। ठीक है। एक कार्बोनायन बनता है, और एक फ्री रेडिकल बनता है। फ्री रेडिकल किससे बनता है जब दोस्तों? वो होमोलिटिक डिवीजन होता है। किससे? होमोलिटिक जब डिवीजन करते हैं तब उससे बनता है। ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लीजिए, कार्बोकैटायन है, कार्बन फ्री रेडिकल है, और कार्बन आयन। ऑक्टेट में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास कार्बन आयन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट है। ठीक है। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, sp2 sp2, इसका sp3 होता है। ठीक है। मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें, ये डायमैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक होता है, और ये डायमैग्नेटिक होता है। ठीक है। कार्बोकेटायन कार्बोनायन कैसे होते हैं? डायमैग्नेटिक
और फ्री रेडिकल कैसा होता है, वो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की बात करें, कार्बोकेटाइन कैसा होता है, इलेक्ट्रोफाइल। कार्बन फ्री रेडिकल कैसा होता है, इलेक्ट्रोफाइल। कार्बो एनायन कैसा होता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है दोस्तों। ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बॉन्ड फिजन की बात करते हैं। बॉन्ड फिजन जो होता है दोस्तों, इसमें हेटेरोलिटिक होता है, मैं तो पहले बता के आया हूँ। और कार्बन फ्री रेडिकल में होमोलिटिक होता है। और कार्बन आयन में हेटेरोलिटिक होता है दोस्तों। अब इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें दोस्तों, sp3 इसमें सबसे ज्यादा होगा कार्बोकेटाइन में, फिर sp2, फिर sp। ठीक है, समझिए। और इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्बन आयन के, sp का सबसे ज्यादा, फिर sp2, तब sp3 को होता है। ठीक है। अब दोस्तों इसमें लुईस एसिड होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है। अब यहाँ पे लुईस बेस होगा कार्बन आयन में, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होता है। नो हाइपर कंजुगेशन, हाँ दोस्तों याद रखिएगा, कार्बन आयन में कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं होता। एक बार मैं यहाँ बता रहा हूँ, और एक बार जब हाइपर कंजुगेशन पढ़ाऊंगा तब वहां पे भी बताऊंगा। ठीक है। अब हाँ दोस्तों, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैक बॉन्डिंग कार्बोकेटाइन में किसके कारण होता है, पी पाई के कारण होता है। और बैक बॉन्डिंग जो होता है, तो कार्बन आयन में कौन कौन सा होता है, पी पाई डी पाई के कारण होता है। आप बोलोगे सर बैक बॉन्डिंग क्या होता है, बैक बॉन्डिंग अभी हम आने वाले समय में हम इसके बारे में बात करेंगे, इसी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आगे। ठीक है। चलिए, अभी ये उचित समय नहीं है बैक बॉन्डिंग बात करने की, बस टर्म जानिए बैक बॉन्डिंग क्या होता है, आगे हम बात करेंगे। ठीक है। आइए, आइए दोस्तों, आइए हमारे साथ चलिए, हम आपको जीओसी का जन्नत दिखाते हैं दोस्तों। जीओसी को मैं फील ला देते हैं, फील मतलब जो अंदर से दिमाग में हिला दे पूरा। अब इसके बाद एक बार पढ़ने के बाद पूरा बैठ जाए कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऐसा लाना है कॉन्सेप्ट। चलिए, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की, ईडीई। ये दोस्तों इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो होता है, दो तरह का होता है। एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है, एक भाई पाई बॉन्ड के कारण होता है। एक सिग्मा बॉन्ड के कारण होता है, पाई बॉन्ड के कारण होता है। सर सिग्मा बॉन्ड के कारण जो हो रहा है वो कैसा होता है, वो परमानेंट इफेक्ट होता है। कैसा होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। ये कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होता है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। एक बार इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग करेगा, एक बार इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। जहां पर इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हो रही है वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट इंड्यूस होगा, वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट आ जाएगा। ठीक। और जहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है वहां पे हम बात करेंगे किसकी, हाइपर कंजुगेशन की, किसकी, हाइपर कंजुगेशन। ठीक है। कंप्लीट ट्रांसफर, एक पाई बॉन्ड में दोस्तों एक कंप्लीट ट्रांसफर होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। अब इसमें भी दो तरह का होता है, एक परमानेंट, एक टेम्परेरी। परमानेंट की हम बात करेंगे दोस्तों, रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट। इसमें परमानेंट इफेक्ट पाई बॉन्डिंग का ट्रांसफर होता रहता है। ठीक। और टेम्परेरी दोस्तों, वहां पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात करेंगे। कीटो इनॉल स्ट्रक्चर जहां आता है, हम ये आइसोमेरिज्म में बता के आएंगे दोस्तों। ठीक है। कीटो इनॉल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब हम एक एक यहाँ पे एक एक जो टॉपिक है उसकी हम बात करेंगे डिटेल में। आइए, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट टू द सिग्मा बॉन्ड, किस पे, किस बॉन्ड पे ऑपरेट करता है, सिग्मा बॉन्ड पे। ठीक है। और पार्शियल डेवलपमेंट ऑफ, पार्शियल डेवलपमेंट या पार्शियल चार्ज का डेवलपमेंट करता है। कौन से चार्ज डेवलप करता है, पार्शियल चार्ज डेवलप करता है। अब पार्शियल चार्ज क्या होता है दोस्तों, डेल्टा जो मतलब एक होता है एकदम ही पॉजिटिव चार्ज, एक होता है एकदम ही नेगेटिव चार्ज, एक होता है पार्शियल, थोड़ा थोड़ा चार्ज डेवलप करा देता है। ठीक है, पार्शियल। एक होता है डिस्टेंस इन डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। हाँ दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई इफेक्ट जो होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। कैसे होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। अभी हम आगे बात करेंगे कैसे डिस्टेंस डिपेंड, कैसे डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है। कैन बी निगलेक्टेड आफ्टर द थर्ड कार्बन कटायन, थर्ड कार्बन एटम्स। जब तीन कार्बन एटम आ जाते हैं साथ में, उसके बाद जब लगेगा उसका इफेक्ट इंडक्टिव का, तो वहां पे हम इसे निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। आइए बात करते हैं आई इफेक्ट। आई इफेक्ट दोस्तों दो तरह का होता है, कौन कौन से, एक प्लस आई इफेक्ट होता है और एक माइनस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कार्बन 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 और एक ग्रुप लगा दिया है। अब ग्रुप कौन सा है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है दोस्तों,
अब जो लेगा तो उसके पास नेगेटिव चार्ज है, जो दे रहा है उसके पास पॉजिटिव चार्ज, तो यानी इस ग्रुप के पास पॉजिटिव चार्ज यानी, और जो ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन उसके पास नेगेटिव चार्ज। तो ये हल्के हल्के इलेक्ट्रॉन जो ले रहे हैं तो इसके पास पार्शियल वन, इस पार्शियल टू, पार्शियल थ्री। अब जो इसके पास में है तो इसके इसका इफेक्ट ज्यादा लगेगा ना, फिर इसके दूर जाएगा और कम, इसका दूर लगेगा और कम हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो ये ऑर्डर दिया है यही है, पार्शियल चार्ज वन सबसे ज्यादा, फिर पार्शियल चार्ज टू का, फिर पार्शियल चार्ज थ्री का होता है। ठीक है, ऐसे ये माइनस आई इफेक्ट जो होता है दोस्तों, वो क्या ऐसे होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, विड्रॉ मतलब निकाल लेता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, निकाल लेता है। ठीक है, अब एक ऐसा ग्रुप निकाल लगाओ जो इलेक्ट्रॉन को निकाले, जो अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे देखो। ठीक है, अब कौन खींच सकता है, जैसे हायर जो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब खींच सकते हैं, और भी खींच सकते हैं, लेकिन हमें ये जनरल टर्म बताया। मान लीजिए यहाँ पे कार्बन 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 लगा है, अब वहां से कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन खींच रहा है धीरे धीरे। अब जो खींच रहा है, जो खींचेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और जो उसके ब्रांच पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उस ग्रुप के पास नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, और उसके कार्बन के ब्रांच पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पहला का सबसे ज्यादा, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का होता है। ठीक है, आइए हम ऑर्डर ऑफ पावर समझ लेते हैं। सबसे ज्यादा इसमें प्लस आई इफेक्ट में सबसे ज्यादा माइनस सी एच टू का होता है, फिर एन एच का होता है, फिर ओ का होता है, ओ माइनस का होता है, सॉरी ओ माइनस का होता है, फिर सी डबल ओ माइनस का होता है, फिर 3 डिग्री अल्काइल, फिर 2 डिग्री अल्काइल, फिर 1 डिग्री अल्काइल, फिर मिथाइल की बात करेंगे। और इसी में एक होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होता है, ड्यूटेरियम होता है, टाइटेनियम होता है। टाइटेनियम का सबसे ज्यादा, फिर ड्यूटेरियम का होता है, फिर इसके बाद आपका हाइड्रोजन का होता है। हाँ दोस्तों, हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट जीरो होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए इसका इफेक्ट याद कर लेते हैं दोस्तों, ये फोटो को थोड़ा यहाँ पे कर देते हैं, इसका इफेक्ट यहाँ पे देखिए, NF3, NR3, SR2, NH3, NO2, SO3H, CN, सी डबल सी एच ओ, सी डबल बॉन्ड ओ एच, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओ आर, ओ एच, सी एच टू, सी इथाइल, अल्काइन, अल्काइन होगा, और अमाइन होगा दोस्तों, बेंजीन है, ये क्या है, अल्कीन है, और हाइड्रोजन होगा। इसे याद करने का दोस्तों एक महान टीचर ने ट्रिक भी बताया है, आप उससे भी सीख सकते हैं। क्या है, न फरान न ऋतिक, न फरान न ऋतिक शाहरुख, न फरान न ऋतिक न शाहरुख, यहाँ पे मैं इसे मिटा देता हूँ तब आपको क्लियर बता रहा हूँ। ठीक है, तब आपको समझ, न फरहान न ऋतिक शाहरुख, न हिमेश न ओमपुरी, सलमान साइना अली की कार में, सलमान साइना अली की कार में, सलमान साइना अली की कार में। ठीक है, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, फादर कलेक्टर बेटा कैसा है, इंस्पेक्टर है। और एल्कोहल की मम्मी, और एल्कोहल की मम्मी अल्काइन नहीं है, अल्कोहल की मम्मी अल्काइन नहीं है, नहीं है, कौन है फिर, बेंजीन है। कौन है, बेंजीन है। ठीक है, समझ गए, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अगर क्लियर हो गया तो नेक्स्ट पेज पे मूव किया जाए। नेक्स्ट पेज पे मूव करने से पहले दोस्तों हम ताला को तोड़ते हैं और उसे जूम कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए, देखो दिख रहा हो, दिख रहा है तो चलिए बात करते हैं। एप्लीकेशन, अब आई इफेक्ट कहाँ कहाँ लगता है दोस्तों। पहली बात तो एप्लीकेशन क्या बोलेंगे, डीएनपी रूल लगाएंगे दोस्तों। कौन सा रूल लगाएंगे, डीएनपी। डीएनपी क्या होता है, डी से हो गया डिस्टेंस, एन हो गया नंबर, पी से हो गया पावर दोस्तों। पहले हम डिस्टेंस को प्रायोरिटी देंगे, फिर इसके बाद नंबर को, फिर इसके बाद किसकी करेंगे, पावर। ठीक है, आई इफेक्ट जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस। ठीक है, आई इफेक्ट चाहे चाहे वो आई पॉजिटिव हो या आई निगेटिव हो, दोनों कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं डिस्टेंस के। ठीक है, अगर डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे आई इफेक्ट कम होता जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर के, नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इफ चार्ज और आई इफेक्ट आर सेम। मतलब देखिए, नेगेटिव चार्ज है तो आई इफेक्ट निगेटिव लगना चाहिए, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आई इफेक्ट भी पॉजिटिव लगना चाहिए, तभी होगा नंबर वाला।
अब दोस्तों अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पॉजिटिव चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज है तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, माइनस आई के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के। ठीक है दोस्तों, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आइए बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की। बहुत भयानक पॉइंट यहीं से पूछता है क्वेश्चन, ज्यादातर यहीं से पूछता है दोस्तों। एसिडिक स्ट्रेंथ अगर आई इफेक्ट निकालना है, आई इफेक्ट जो होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ जब करेंगे दोस्तों तो वहां पे H प्लस निकल जाएगा तो माइनस चार्ज बचेगा। माइनस चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज मतलब माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। और बेसिक स्ट्रेंथ ऐसा होता है, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। अब इसी में दोस्तों एसिडिक स्ट्रेंथ में और यहीं पे पूछ सकता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के ए। ठीक है दोस्तों, पी के ए। और इस केस में ऐसे होता है, इस केस में भी ऐसे होगा। एक होता है बेसिक स्ट्रेंथ, इसका बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा के बी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पी के बी के, पी के बी के। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए। माइनस आई इफेक्ट दोस्तों ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन प्लस आई इफेक्ट ब्रांचिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया, तभी तो वहां पे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अल्काइल है। ठीक है, समझ गए, आई होप यहाँ तक समझ में आया। आइए और बात करते हैं। टू कंपेयर इस मतलब अब एक एक पॉइंट, टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्लस आई। एक एग्जांपल दिया है FCH2 C डबल बॉन्ड OH का, सबसे ज्यादा FCH2C। यहाँ पे इसको कॉमन कर लीजिए, इसको तो हमको देखना ही नहीं है, अब इसके बारे में सोचना ही नहीं, क्योंकि सब में सेम है। अब यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, अब यहाँ पे पावर वाला रूल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर भी सेम है, नंबर सब सेम है। अब यहाँ पे कौन सा लगेगा, पावर वाला रूल, लास्ट वाला पावर वाला। डीएनपी में डिस्टेंस सेम, नंबर सेम, पावर वाला रूल लगेगा। पावर वाला में क्लोरीन का सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, तब आयोडीन का। आई इफेक्ट का ऑर्डर पढ़िए। ठीक है, अब ऐसे एक क्वेश्चन और दिया है CCl3 C डबल बॉन्ड OH, CHCl2 C डबल बॉन्ड OH, CHCl C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड OH। यहाँ भी इसको C डबल बॉन्ड OH को हमको बात ही नहीं करना है। अब हम बात करने हैं किसका, जिसका क्लोरीन का मात्रा, जिसका कह सकते हैं जो ऑर्डर है, नंबर है उसका ज्यादा, जिसका नंबर ज्यादा उसका आई इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है। एक फिनॉल, फिनॉल नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ये साइक्लोहेक्सेन और उसके ऊपर OH लगा है, और उसके ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन लगा है। साइक्लोहेक्सेन OH और उसके पैरा पोजीशन पे क्या लगा है, पैरा नहीं मेटा पोजीशन क्या लगा है, क्लोरीन लगा है दोस्तों। यहाँ पे क्लोरीन वाला ज्यादा होगा फ्लोरीन से, क्योंकि डिस्टेंस क्या देना है, DNP रूल, डिस्टेंस वाला पहले लगाना है, तो डिस्टेंस इसका पास है, जिसका डिस्टेंस पास उसका आई इफेक्ट ज्यादा होगा ना दोस्तों। इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस, जिसका कम आई इफेक्ट ज्यादा, तो यही होता है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं, टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जब निकालना, कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, ये तो पता ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में देख लीजिए, यहाँ पे एक ऐसा बना हुआ है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे NO2, फिर इसके पास पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे CH3। CH3 वाला ज्यादा होगा आई इफेक्ट में NO2 के कंपेरिजन में। NO2 तो माइनस आई, CH3 प्लस आई, इस वजह से। ठीक है, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन, कार्बो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन का निकालेंगे। कार्बो एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई होता है, ये तो पता ही होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे फॉर्मूला, यहाँ पे माइनस चार्ज लगा है, यहाँ CD3, और यहाँ पे ऐसे लगा है माइनस चार्ज, यहाँ पे CH3, तो CH3 वाला ज्यादा होगा CD3 से। वैसे अगर प्लस आई वाला होता तो कैसे होता, CD3 वाला ज्यादा होता CH3 से। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं, आगे क्या है दोस्तों, टू कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन को कंपेयर करना है। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई, ये तो पढ़ लिए होगा। ठीक है, हाँ, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है दोस्तों, NH3 है,
और इस पे H प्लस लेके NH4 बनाता है, प्लस आई इफेक्ट लगेगा अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर एन पे इलेक्ट्रॉन डेंस। क्यों प्लस आई लग रहा है? क्योंकि एन पे लोन पेयर है, इसलिए वहां पे प्लस आई। इन गैस फेज में दोस्तों 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और फिर NH3 हो जाता है। और मिथाइल में NH3 यही वाला 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और NH3 वाला, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर एक्वस मीडियम आ गया, एक्वस मीडियम अगर हम पानी में हम कर रहे हैं तो क्या होगा? अगर हम पानी में कर रहे हैं जैसे RnH2H, तो यहाँ पे देखिए RHH, HH, यहाँ पे एक इसका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, फिर इसका हाइड्रोजन बॉन्ड, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। हाइड्रेशन कितना होगा? 3। आई फिर कितना लगेगा? 1, ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री अमाइन है, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसका 2 डिग्री NH2 पे, 2 डिग्री अमाइन है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आर आर ग्रुप है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, यानी 2 सॉल्वेशन हो रहा है, 2 हाइड्रेशन, 2 डिग्री आई आई इफेक्ट लगा है। R3NH, R3 यहाँ पे आर आर आर, यहाँ पे H है, H जब इस लगेगा R तो H2 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना सॉल्वेशन? 1 हो रहा है। आई इफेक्ट कितना लग रहा है? 3 लग रहा है। एक आई इफेक्ट, 2 इफेक्ट, 3 है, ठीक है। एक आई इफेक्ट, 2 इफेक्ट, आई इफेक्ट, 3 आई इफेक्ट लग रहा है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं। फिर अगर सॉल्वेशन के हिसाब से ऑर्डर निकालेंगे तो 1 2 3 आएगा। अगर आई इफेक्ट का हिसाब से ऑर्डर निकालेंगे 3 2 1 आएगा। लेकिन ये दोनों ऑर्डर अपने आप में ही गलत है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि अगर आर ग्रुप वहां पे मिथाइल ले रहे हो, अगर आर ग्रुप की जगह हम मिथाइल ले रहे हो, उसमें बीकर में मिथाइल डाल दिए, वहां पे एक नंबर याद कर लीजिएगा, 213। 2 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 1 डिग्री, तब जाते ही 3 डिग्री होता है। लेकिन आर ग्रुप अगर इथाइल हो गया, आर ग्रुप क्या हो गया? इथाइल हो गया, तब वहां पे होगा 2 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 3 डिग्री, तब क्या सर? 1 डिग्री होगा। पहले 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, तब 1 डिग्री होगा दोस्तों। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, जिसका नाम है हाइपर कंजुगेशन। क्या नाम है? हाइपर कंजुगेशन दोस्तों, ठीक है। एक एक से बात करते चले जाते हैं, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन क्या होता है दोस्तों? It involves delocalization of sigma electrons from of carbon hydrogen bonds of alkyl group directly attached to an atoms of unsaturated systems or to an atoms with unshared pair of electron p orbital, sorry, unshared p orbital। क्या बोला दोस्तों? दोस्तों बेसिकली इसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन का होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पे, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन जो अल्काइल बॉन्ड होता है वो वहां पे, ठीक। अब यहाँ पे याद करने का हमने एक ट्रिक बनाया है दोस्तों। पहले हाइपर कंजुगेशन जो होता है परमानेंट इफेक्ट होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट भी परमानेंट इफेक्ट होता है, ये भी पता होना चाहिए, और रेजोनेंस भी परमानेंट इफेक्ट होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, मैं पिछले बता के आया हूँ। एंड ऑल्सो नोन एज, इसे हम क्या बोलते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसमें कोई बॉन्ड इन्वॉल्व ही नहीं होता, इसे हम बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। और ये बेकर नाथन इफेक्ट होता है दोस्तों। बेकर नाथन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये खोजा है, जिसका नाम बेकर नाथन हो गया, ठीक है। मैंने इसको पता करने के लिए एक ट्रिक बनाया है दोस्तों, आप याद करिएगा, कॉमन सेंस लगाएंगे। क्या है? sp2 कार्बन के बगल में, sp2 कार्बन के बगल में sp3 कार्बन हो, sp2 कार्बन के बगल में sp3 कार्बन हो, जब sp3 कार्बन होगा, उसी कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, आपको पता होगा। sp2 कार्बन के बगल में sp3 कार्बन हो, और जो sp3 कार्बन होता है उसे हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। अब उस अल्फा कार्बन पे दोस्तों एटलीस्ट वन, मतलब मिनिमम तो एक ना एक जरूर अल्फा एच होना चाहिए। अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन होता है, और एक अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए फॉर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, फॉर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के लिए, ठीक है। और ये मैंने पॉइंट वहां पे भी बताया है इंटरमीडिएट में, कार्बो एनायन डू नॉट शो हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। क्लियर हो गया? आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पेज पे चौथे हैं, और नेक्स्ट पेज पे चलते ही हम क्या करेंगे? हम ताला को फोड़ेंगे और जूम कर लेंगे, जूम कर लेंगे एंड जूम कर लेंगे दोस्तों।
चलिए केस वन की बात करेंगे दोस्तों। अब कार्बोकेटायन में कैसे होगा, जैसे यहाँ पे CH और CH2। अब ये कार्बन देख रहे हैं जिसके पास प्लस चार्ज है, इस प्लस वाले चार्ज के ऊपर ये कौन सा कार्बन है, sp2 कार्बन। और ये वाला कार्बन देख रहे हैं ये कैसा कार्बन है, sp3 कार्बन है। sp2 कार्बन के बगल में sp3 कार्बन हो और उसके पास जो ये कौन कार्बन हो जाता है, वो अल्फा कार्बन होता है। जब sp3 कार्बन अल्फा कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। हाँ, यहाँ तो तीन तीन हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तीन तीन हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसका मतलब अब तीन हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए ये वाला से शुरू करते हैं, यहाँ पे एक बॉन्ड तोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पे ये दो फ्री हो जाएंगे। ठीक है, अब ऐसा अगर मान लीजिए मैं ये वाला तोड़ देता हूँ तो फिर ये दोनों को बॉन्ड करेंगे, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, इसके इफेक्ट पॉजिटिव वाला खत्म हो जाएगा। फिर ये वाला तोड़ देते हैं, ये वाला तोड़ेंगे तो H प्लस CH बनेगा और यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है दोस्तों क्या, आगे है इन फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में कैसे बनता है दोस्तों, जैसे ये कार्बन है, कार्बन यहाँ पे sp2 कार्बन, उसके पास फ्री रेडिकल है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको बताया था sp2 कार्बन, और उसके बगल में एक sp3 कार्बन है, उस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। वहां पे एटलीस्ट एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ तो तीन तीन हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी तीन हाइड्रोजन, तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपर कंजुगेशन, सॉरी तीन हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। अब यहाँ पे देखिए कैसे, मान लीजिए ये अभी मैं आपको बताएंगे, अभी ये बता नहीं सकते ना कि कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। अभी अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊं। अब यहाँ पे देखिए, एक यहाँ से पहले शुरू करते हैं, एक ये वाला हाइड्रोजन अपना होमोलिटिकली बॉन्ड तोड़ा, अपना होमोलिटिकली बॉन्ड तोड़ा, ऐसे मतलब यहाँ से ऐसे ऐसे बॉन्ड तोड़ा तो एक हाइड्रोजन इसके पास फ्री रेडिकल, अब इसके पास फ्री रेडिकल आ जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये मतलब यहाँ पे ये बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, समझ गए, ऐसे इसके साथ, ऐसे इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ गए हो गए। अब बात करेंगे एल्कीन में। एल्कीन में क्या दोस्तों, जब एल्कीन सी डबल बॉन्ड CH2। अब ये वाला भी कार्बन कैसे, sp2 कार्बन, ये वाला भी कार्बन sp2 कार्बन, लेकिन हमने बताया था sp2 कार्बन के बगल में sp3 कार्बन होना चाहिए जो कि अल्फा कार्बन होता है और उसके पास एटलीस्ट एक अल्फा एच होना चाहिए। यहाँ पे तीन तीन अल्फा एच प्रेजेंट है तो तीन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से पहले शुरू करते हैं एल्कीन से, ये वाला बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, फिर यहाँ पे माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा। कैसे होगा, ये वाला इस पे उठ के आ जाएगा और ये वाला टूट जाएगा और ये वाला टूट जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पे मैं उल्टा बना दिया हूँ। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वाला क्या करेगा, इस वाले कार्बन पे आएगा, फिर ये जब टूटेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव इसके ऊपर आ जाएगा। अब ऐसे ऐसे ट्रांसफर करते हुए चला जाएगा तो ऐसे यहाँ पे ऐसे यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ समझ में आ गया होगा। ध्यान से बढ़िया से समझ लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए और ऑर्बिटल ओवरलैपिंग अप्रोच एक होता है दोस्तों, अभी हम लोग ने बॉन्ड बना के देखा, अब हम बात करेंगे ऑर्बिटल अप्रोचिंग अप्रोच, मतलब इसके कैसे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग अप्रोच इनके कैसे होते हैं। ठीक है, कार्बोकैटायन में, फ्री रेडिकल में और एल्कीन में। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है कार्बन, कार्बन प्लस पे है, ये sp2 कार्बन, ये sp3 कार्बन। अब इस यहाँ पे इसका हाइड्रोजन है अल्फा एच, तो इसके साथ कैसे बॉन्ड बनाएगा, ये वेकेंट p ऑर्बिटल होना चाहिए, सिग्मा और p ऑर्बिटल का होगा, ये अल्फा कार्बन है sp3s और वेकेंट p ऑर्बिटल होगा। ठीक है, समझिए, ऐसे फ्री रेडिकल में यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे sp3, यहाँ पे सिग्मा, ये sp2 कार्बन, ये sp3 कार्बन। अब sp3 कार्बन का ये हाइड्रोजन अल्फा एच, अब इसके साथ ऐसे ऐसे बॉन्ड ये दोनों बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे ये वाला p ऑर्बिटल कैसा होगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा सिग्मा sp3s का, और p ऑर्बिटल जो होगा वो कैसा होगा, हाफ फिल्ड होगा। यहाँ पे p ऑर्बिटल वेकेंट था, ठीक है, कार्बोकैटायन में, लेकिन फ्री रेडिकल में हाफ फिल्ड होगा। अब एल्कीन में दोस्तों, एल्कीन में कैसा होगा, ये है, ये वाला sp2 कार्बन, ये वाला sp3 कार्बन, sp3 कार्बन पे सिग्मा sp3s
और यहाँ पे अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन, अल्फा अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन इसके साथ ऐसे बॉन्ड बनाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे वेकेंट पाई स्टार बनता है, वेकेंट पाई स्टार रहता है, उसके साथ बॉन्ड बनाता है सिग्मा। बॉन्ड किसके बीच में बनता है? सिग्मा sp3s कार्बन के बाद बीच में, और पाई स्टार वेकेंट और वाइटल होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ गए हो गए। चलिए बात करते हैं आगे। आगे क्या है दोस्तों? आगे है स्टार पॉइंट। किसकी है? स्टार पॉइंट। स्टार पॉइंट में सीओ सी एन, सीओ और सी एन कैन नॉट शो हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और सी एन, सी एन क्या है? सी एन दोस्तों आपका साइनाइड होता है। ठीक है, कैन नॉट शो हाइपर कंजुगेशन ड्यू टू द हाई एनर्जी ऑफ पी स्टार और वाइटल। जो पी स्टार में हाई एनर्जी होता है, इसकी वजह से वो हाइपर कंजुगेशन नहीं शो करते हैं। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड और सी एन और साइनाइड, ये जो है हाइपर कंजुगेशन नहीं शो करते हैं। हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर निकालने के लिए अगर इन्वॉल्व है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का अगर इन्वॉल्वमेंट है, अगर वहां पे क्वेश्चन पूछा है इन्वॉल्वमेंट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, तब नंबर ऑफ अल्फा एच, जितना नंबर ऑफ अल्फा एच होगा उतना नंबर ऑफ रेजोनेटिंग हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर होगा। जितना नंबर ऑफ अल्फा एच होगा उतना नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का, ये क्वेश्चन में नहीं बोला है, तब वहां पे आपको नंबर ऑफ अल्फा एच प्लस वन लेना है। वन क्या है? ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर दोस्तों, ओरिजिनल स्ट्रक्चर, ये वाला ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है। ये वाला तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, ये वाला ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है। अब इसको भी काउंट करेंगे जब हम यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं पूछेंगे कि यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड इन्वॉल्व है। ठीक है, अगर कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड इन्वॉल्व है तो वहां पे नंबर ऑफ अल्फा एच बराबर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर हो जाता है। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन। यहाँ पे इसका एप्लीकेशन क्या होता है दोस्तों, आइए देखते हैं। एप्लीकेशन में पहला दोस्तों क्या है? टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल एल्कीन्स, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। ठीक है, नंबर ऑफ अल्फा एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, दूसरा बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ यहाँ पे देखिए, बॉन्ड लेंथ निकालने में काम आता है पर कंजुगेशन। ये है, यहाँ पे कितना अल्फा एच है? sp2 का sp3 sp2 कार्बन जो sp3 sp2 कार्बन sp3 sp3, तो इसके पास अल्फा एच 3 3 3 3, कितने हो गए? 12। अब यहाँ पे sp2 कार्बन sp3 sp3 sp3, अब यहाँ पे इसका 3 3 6 दिक्कत 9 9, तो यानी ये x है y है, तो x वाला बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। जिसका हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगा। आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब एक शानदार टॉपिक की बात कर रहे हैं, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। अभी हम पढ़े रहे थे हाइपर कंजुगेशन, अभी होता है रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। रिवर्स हाइपर कंजुगेशन कहाँ लगता है दोस्तों? जैसे जब जहाँ पे हम CH3 पढ़ रहे थे, CH3, अब उसी की जगह CX3, X क्या है? हेलोजन है। X क्या है? हेलोजन है दोस्तों। अगर हेलोजन आ जाए, CH3 आ जाए, तब वहां पे क्या होगा? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टू वेकेंट और वाइटल। जैसे यहाँ पे देखिए सी सी डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन में ये बेसिकली देखने को मिलता है। ये sp2 कार्बन, इसके बगल में sp3 कार्बन, sp3 कार्बन के पास अल्फा H नहीं है दोस्तों, यहाँ पे अल्फा X है। X क्या है? हेलोजन है, X X X। ठीक है, अगर ये वाला हेलोजन निकला यहाँ से, ये वाला क्या किया? अपना लेके चला गया, इसके पास पॉजिटिव डेवलप हो गया। ठीक है, अब ये क्या करेगा? यहां से ये वाला टूटेगा, यहां से आएगा, इसके पास क्या करेगा? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहाँ पे आएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, ये डबल कर जाएगा। तो यहाँ पे कितना स्ट्रक्चर बने? 1 2 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर है। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे? यहाँ से ऐसे ला रहे थे, फिर यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं? इसके वाला इस पे भी ले रहे हैं, इसके वाला इस पे जा रहा है। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। रिवर्स हाइपर कंजुगेशन में क्या मैं बताना चाह रहा हूँ आपको क्लियर हुआ? यहाँ पे वाला देखिए ना भगवान भाई, ये वाला टूटेगा, ये वाला इस पे जाएगा पहले, सॉरी, जो मैं यहाँ पे डायरेक्ट बनाया हूँ आप ये समझिए, तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये जब बॉन्ड टूटेगा,
यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा तो ये इस कार्बन पे जाएगा, इस पे पॉजिटिव डेवलप, इस पे नेगेटिव डेवलप करेगा। अब ये नेगेटिव यहाँ पे जाएगा, फिर इस पे क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। फिर ये वाला क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड को क्या करेगा, यहाँ से तोड़ेगा, इसे जाएगा, इस तरफ जाएगा, वहां पे ले जाएगा। फिर यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, फिर ये वाला टूट जाएगा। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? कैसे बना ये क्यों है इस तरफ ट्रांसफर हुआ, ये देखिए। अगर ये हेलोजन इस तरफ से निकला तो हेलोजन माइनस, इसके ऊपर कार्बन के पास प्लस चार्ज। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ट्रेवल करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव इधर और इसका पॉजिटिव, और ये डबल बॉन्ड न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। आई होप अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ दोस्तों, अब नोट, दो दो चीज हमने पढ़ ली है, एक इंडक्टिव, एक हाइपर कंजुगेशन। तो उसकी स्टेबिलिटी, औकात किसकी ज्यादा है दोस्तों? औकात जो है यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन की ज्यादा होती है, किससे? आई इफेक्ट से। मतलब हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होता है, औकात रखता है। मतलब अगर हाइपर कंजुगेशन और कंपेयर करने का आ जाए आई आई इफेक्ट, तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे? हाइपर कंजुगेशन को पहले प्रायोरिटी, फिर आई इफेक्ट को। अभी और पढ़ते जाएंगे तो ऐसे ऐड होता जाएगा। और यहाँ तक आपका समझ में आ गया होगा तो आप बढ़िया काम कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे नेक्स्ट पेज में क्या है, एक बढ़िया शानदार पॉइंट है दोस्तों। अब ये नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। मूव करते ही शानदार पॉइंट आ रहा है, दैट इज तो रेजोनेंस। अब हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना? रेजोनेंस दोस्तों। ठीक है, पहले हम इसको यहाँ से लॉक करते हैं। ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है? अभी दिख रहा होगा रेजोनेंस। रेजोनेंस में हम इसे बोलते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक भी बोलते हैं दोस्तों, मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, रेजोनेंस में क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अभी तक हम लोग ने सिग्मा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर कराया और सिग्मा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कराया। अब हम बात करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन की। पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डीलोकलाइज होगा, अपनी जगह से डिस्प्लेस होता रहेगा दोस्तों। ठीक है, ऐसा चलता रहेगा। कहाँ कहाँ होता है दोस्तों? ट्रिपल पी, ट्रिपल पी में होता है। कहाँ कहाँ ट्रिपल पी में? एक होता है पैरेलल में, एक होता है पोजीशन में, और पी ऑर्बिटल। पैरेलल, पोजीशन और पी ऑर्बिटल में ये डीलोकलाइजेशन होता है। समझ गए? चलिए, समझ गए तो बढ़िया बात। आइए हम बात करते हैं जल्दी जल्दी से। भाई ये पेन का क्या है? आइए, हाँ, फर्स्ट पॉइंट है, कोई कंपाउंड है ए और बी। अब ये अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ से ये इसके पास, ये यहाँ पे देखिए पाई बॉन्ड का अप्रोच है। यहाँ पे देखिए एक कार्बोनाइल कंपाउंड है, सी डबल बॉन्ड हो सी। अब यहाँ पे इसके पास क्या हो जाएगा, इसकी बॉन्ड को यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट करा दूं, यहाँ पे आ जाएगा इसके पास नेगेटिव, इसके पास पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है कार्बन, इनका यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है। ऐसे ए वेकेंट ऑर्बिटल, बी डबल बॉन्ड सी है, तो ऐसे यहाँ पे भी बन जाता है। ठीक है, ऐसे जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख पा रहे होंगे, NH2CH एंड CH2। ठीक है, अब इसके पास क्या है? लोन पेयर है। यहाँ पे क्या है? लोन पेयर था। अब यहाँ पे भी क्या है? लोन पेयर। अब ये लोन पेयर देना चाहेगा और ये इसके पास जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव। अब ये लोन पेयर इसको दे देगा तो इसके पास पॉजिटिव, यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। समझ गए? आई होप समझ गए होगे। अब पाई पाई कंजुगेशन, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई का ऐसे भी यहाँ पे सिग्मा सिग्मा बॉन्ड, पाई पाई बॉन्ड बना है। जब इसका बन जाएगा आफ्टर, जब ये रिएक्टेंट है और ये क्या है? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में जाके ए और सी के बीच में बन जाएगा क्या? पाई बॉन्ड बन जाएगा, और जो कि मोर स्टेबल होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ गए? अब आइए बात करते हैं टाइप ऑफ कंजुगेशन की। कितने तरह का हम इसमें देखेंगे दोस्तों। एक होता है पाई सिग्मा पाई, जहां पे पाई सिग्मा पाई रहेगा वहां पे रेजोनेंस होगा। एक होता है पाई सिग्मा पॉजिटिव, अगर जहां पे पाई सिग्मा पॉजिटिव रहेगा, अल्टरनेट में पाई सिग्मा पॉजिटिव रहेगा, तब वहां पे क्या होगा? तब भी रेजोनेंस पाया जाएगा। थर्ड नंबर पे पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पहला है पाई सिग्मा पाई, वहां पे भी रेजोनेंस पाएगा। दूसरा है पाई सिग्मा पॉजिटिव, वहां पे भी रेजोनेंस पाएगा। तीसरा है पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, वहां पे भी रेजोनेंस पाया जाएगा। चौथा है पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, तब भी वहां भी रेजोनेंस पाया जाएगा। और पांचवा है पाई सिग्मा अल्काइन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड,
अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, पाई सिग्मा ट्रिपल बॉन्ड, वहां भी रेजोनेंस पाया जाएगा। और छठवां है पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, वहां भी रेजोनेंस पाया जाएगा। मतलब ये कार्बोकैटायन में भी लगता है, कार्बोनाइन में भी लगता है और फ्री रेडिकल में भी लगता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है दोस्तों, मतलब हर जगह ये लगता है। ठीक है, समझ गए? आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस की। क्या कंडीशन होती है रेजोनेंस की? मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। दोस्तों जो मॉलिक्यूल है वो प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर बोले तो sp2 होना चाहिए। और कंजुगेशन होता है ppp, पैरेलल पोजीशन p ऑर्बिटल वेरिएंट होना चाहिए दोस्तों। यही तो बताया, पैरेलल पोजीशन और p ऑर्बिटल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, समझ गए? तभी तो रेजोनेंस कर पाएगा। आइए एक स्टार पॉइंट है, मैंने क्या लिखा है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है दोस्तों। ये जो रेजोनेंस है ये पूरा एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, किसी का मनगढ़ंत कहानी है दोस्तों। रेजोनेंस मनगढ़ंत कहानी है, कोई साइंटिस्ट होगा इसे सोच रहा होगा हाइपर कंजुगेशन ऐसा होता है, तो ये एक मनगढ़ंत कहानी होगा दोस्तों। और ये इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है। ये कैसा है? इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस होता है। थर्ड नंबर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। दोस्तों ये एक सोचा समझा हुआ चाल है जो हमको थोपा गया है, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट होता है। रेजोनेटिंग रेजोनेटिंग हाइब्रिड इज रियल, जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड होता है लेकिन वो रियल होता है दोस्तों। ठीक है, जिसे हम केकुले स्ट्रक्चर भी बोलते हैं दोस्तों। चलिए आइए बात करते हैं, क्या बात करते हैं दोस्तों। इस इस फोटो में दोस्तों थोड़ा जूमिंग वाला प्रोसेस कम है, मतलब ये हमारा फोन का जो कैमरा है ज्यादा अच्छा नहीं, तो आप प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा। क्या है दोस्तों इस पॉइंट में क्या बोला गया है? फिफ्थ पॉइंट, एटम्स कैन नॉट मूव इन रेजोनेंस। कोई भी एटम मूव नहीं करता है रेजोनेंस में, ये याद रखिएगा। टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड अनपेयर्ड, टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। ठीक है, रिमेन सेम रहेगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, ये तो पता है। एनी स्ट्रक्चर वायलेटिंग द फंडामेंटल्स रूल इज नॉट एक्सेप्टेड इन रेजोनेंस। कोई भी स्ट्रक्चर अगर वायलेट कर रहा है इसमें से, तो वो फंडामेंटल स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। ठीक है, समझ गए? इतना ये कानून बना है जिसमें देखो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट भी बनाएंगे और कानून भी बताएंगे ऐसे ऐसे होता है। तो चलिए इमेजिनरी और कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं दोस्तों, क्या है। अब पहले इसमें पढ़ेंगे कंपेयर द स्टेबिलिटी एपी सर स्टाइल। एपी सर के स्टाइल में हम कंपेयर करेंगे। आप बोलेंगे एपी कौन है? मैं हूँ एपी, मैं हूँ एपी, एपी मैं अपना स्टाइल बताऊंगा दोस्तों। चलिए बात करते हैं। न्यूट्रल, पहला क्या है, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होता है चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। मतलब जो न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है किससे? ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है दोस्तों, किससे? चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। तो पहले जब हम न्यूट्रल वाला देखिएगा तो पहले दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए, न्यूट्रल वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगा चार्ज वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख पा रहे होंगे, ये न्यूट्रल है और ये वाला चार्ज है, तो वन वाला ग्रेटर देन टू से हो जाएगा। ठीक है, अब स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं दोस्तों, स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। जितना ज्यादा पाई बॉन्ड रहेगा, जितना ज्यादा पाई बॉन्ड रहेगा उतना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, ये भी पता है। ठीक है, जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज्यादा पाई बॉन्ड बनेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, ये कैसा है, एसीटोन। एसीटोन को जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ये ले जाएगा, इसको दे देगा, यहाँ पे इसका पॉजिटिव, यहाँ पे ये इसके पास कोई पाई बॉन्ड नहीं, इसके पास एक पाई बॉन्ड, तो यानी वन इज ग्रेटर देन टू। ठीक है, आई होप समझ गए, आ गया होगा। चलिए, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? चार्ज के दोस्तों, किसके? चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो भी नेगेटिव चार्ज स्टेबिलिटी के। ठीक है, अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, मतलब इन पीरियड सेम पीरियड में जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, ईएन इंक्रीज करता है। आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाने से ईएन क्या होता है? इंक्रीज करता है। तो ईएन इंक्रीज करेगा मतलब स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करेगी।
स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएन होता है। तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का इससे होता है। अगर टॉप टू बॉटम जा रहे हो, टॉप टू बॉटम जा रहे हो, साइज इंक्रीज करता है। साइज क्या करेगा? इंक्रीज। और तब भी क्या होगा? स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, क्रोमीन में सबसे ज्यादा किसका होगा? फ्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का। सबसे ज्यादा, सबसे कम किसका होगा? फ्लोरीन का, फिर इसके बाद क्लोरीन का, फिर इसके बाद ब्रोमीन, तब किसका होगा? आयोडीन का होगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर में दोस्तों नेगेटिव चार्ज को हम पहले प्रायोरिटी पे रखेंगे। नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में एज कम्पेयर टू पॉजिटिव चार्ज। जैसे यहाँ पे देखिए, पहला न्यूट्रल वाला है, फिर इस यहाँ पे एक देखिए नेगेटिव चार्ज है, और एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाला हो गया ऑक्सीजन का। ठीक है, न्यूट्रल वाला सबसे पहले, फिर सेकंड नेगेटिव चार्ज, फिर थर्ड नंबर पे पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। कुल मिला के ऐसे रखने, याद रखना है, पहले न्यूट्रल, फिर नेगेटिव, फिर इसके बाद पॉजिटिव चार्ज, ऐसे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लेना है, अलग अलग पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, चार्ज सेपरेटिंग ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर लेस स्टेबल। जो चार्ज सेपरेटिंग है, अगर मतलब पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज दूर दूर है तो कम स्टेबल होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज पास पास होंगे तो ज्यादा स्टेबल होंगे कि नहीं? होंगे कि नहीं? अब भाई कोई भी, मान लीजिए एक बंदी और एक बंदा, एक बंदी, ये बंदी ये बना देते हैं, एक बंदी और एक बंदा। ठीक है, अब क्या है, ये दोनों दोनों अट्रैक्टिव, पास पास रहेंगे, दोस्ती बढ़ेगी, दोस्ती बढ़ेगी, प्यार मोहब्बत बढ़ेगी, और बढ़ेगी बढ़ेगी। ठीक है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? वही, समझ गए। लेकिन अगर ये दूर दूर है, अगर ये दूर दूर है, तो कभी कभी बात हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, झगड़ा लड़ाई हो रहा है, तुम जाओ अपने रास्ते, तुम जाओ अपने रास्ते, यही बोल के खत्म हो जाता है दोस्तों। समझ रहे हैं? ये लाइव एग्जांपल आप देखते हो। अब इस केस में भी अप्लाई कर सकते हो, इस केस में भी आप अप्लाई कर सकते हो। क्या बोल रहा है दोस्तों? अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दूर दूर तो कम स्टेबल, जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली। जैसे यहाँ पे देखिए, बेंजीन रिंग के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, बेंजीन ग्रुप के ऊपर अगर हम यहाँ पे ये तोड़ रहे हैं बॉन्ड को, ये यहाँ पे माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस चार्ज। तो यहाँ पे देखिए, ये प्लस चार्ज और यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे ये नेगेटिव और ये पास पास। पहले न्यूट्रल वाला तो सबसे ज्यादा, फिर ये पास पास तो ज्यादा स्टेबल, फिर ये दूर दूर तो कम स्टेबल। समझ गए? आई होप समझ गए हो गए। चलिए अपना लास्ट पॉइंट इस पे पढ़ते हैं, क्या है रेजोनेटिव। लाइक चार्ज ऑन एडजेसेंट पोजीशन आर लेस स्टेबल। जो लाइक चार्ज होते हैं, लाइक चार्ज बोले तो सेम चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेम पास पास, जो सेम चार्ज होंगे पास पास होंगे, या लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, या लोन पेयर नेगेटिव चार्ज पास पास होंगे तो कम स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो आप याद एक बार इसे कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लेंगे, फिर इस बार जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको याद हो ही जाएगा। समझ गए? आई होप समझ गए हो गए। तो वाला समझे कि नहीं समझे? अगर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव या लोन पेयर नेगेटिव चार्ज अगर पास पास है तो कम स्टेबल होंगे, अगर दूर दूर है तो ज्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है, समझ गए? चलिए, अपोजिट उसका केस हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, तो वहां पे पढ़ने से पहले हम इसको ताला को तोड़ेंगे और इसे जूम करेंगे। क्या बोलना चाह रहे हैं? आइए, नोट पॉइंट है, लोकलाइज लोन पेयर एंड डीलोकलाइज लोन पेयर की बात करेंगे। लोन पेयर नॉट इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो लोकलाइज होता है ऐसा लोन पेयर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट ना करे, वो लोकलाइज हो गया। और डीलोकलाइज लोन पेयर क्या होता है? जो लोन पेयर है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करे तो वो डीलोकलाइज लोन पेयर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, एक एग्जांपल है NH2, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं लगा तो ये लोकलाइज्ड है, मतलब वो फिक्स्ड है। लोकलाइज मतलब फिक्स्ड है, और डीलोकलाइज मतलब फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है मतलब रेजोनेंस कर रहा है। यहाँ पे देखिए
डीलोकलाइज यहाँ पे पाई सिग्मा लोन पेयर आ गया, तो यहाँ पे डीलोकलाइज हो जाएगा, रेजोनेंस होगा। अब एक नया कॉन्सेप्ट की बात करेंगे दोस्तों, इक्विवेलेंट रेजोनेंस क्या होता है? When potential energy of resonating structure are equal, then resonating structure are called equivalent resonating structure. क्या बोलेंगे दोस्तों? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर सेम। यहाँ पे देखिए कैसे है एग्जांपल, जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड OA, इसके ऊपर माइनस है। अब यहाँ पे जब इसका चार्ज जाएगा तो ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, फिर इसके पास माइनस चार्ज आ गया, यानी 1 और 2 स्ट्रक्चर क्या है? सेम है, तो ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें, बेंजीन के ऊपर ऑक्सीजन है और यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा, फिर यहाँ पे ये नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा दोस्तों। ये ऑक्सीजन माइनस चार्ज रखा है, इसके पास ये आ जाएगा, तो ये वाला इसके पास रहेगा, ठीक है। ये कैसा हो जाएगा? नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन मतलब एक बार ऑक्सीजन पे था, अब नेगेटिव चार्ज अब किस पे चला जाएगा? कार्बन पे। तो अब यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डिफरेंट हो गया ना, कार्बन एटम दूसरे था, ऑक्सीजन एटम दूसरा, तो नॉन रेजोनेंस। और सेम एटम पे हो रहा है तो वो इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो जाएगा, और अगर अगर सेम एटम पे नहीं होगा तो नॉन इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, साइक्लोप्रोपीन यहाँ पे एक बनाया है, ठीक है, साइक्लोप्रोपीन है और उसके ऊपर इन लगा दिया है, उसके पॉजिटिव चार्ज लगाया है। 1 2 3 स्ट्रक्चर कैसे हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, और ये जो होते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस होते हैं दोस्तों, ठीक है। ये समझ में आया? आई होप समझ आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, एक्सटेंडेड एंड क्रॉस कंजुगेशन। ये क्या बला है दोस्तों? एक्सटेंडेड क्रॉस कंजुगेशन, एक्सटेंडेड मतलब होता है यूनी डायरेक्शन, सिर्फ एक ही दिशा में जाएगा, और क्रॉस कंजुगेशन बाई डायरेक्शन, बाई डायरेक्शन में ये जा सकता है। बाई डायरेक्शन ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ठीक। क्रॉस कंजुगेशन होता है, ठीक है। जैसे एक्सटेंडेड में ये देखिए, ये वाला एक्सटेंडेड एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंडेड, और क्रॉस कंजुगेशन ये वाला देखिए, इस तरफ भी जा सकता है, इस तरफ भी जा सकता है, ये दोनों तरफ एक क्रॉस कंजुगेशन। अब बेंजीन में देखिए, अगर यहाँ से लोन पेयर ये जा रहा है तो ये एक ही डायरेक्शन में जाए, एक्सटेंडेड। अब यहाँ पे देखिए लोन पेयर उसके साथ ये इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, ये क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की। बॉन्ड लेंथ क्या होता है दोस्तों? बॉन्ड लेंथ क्या होता है? यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन के ऊपर डबल बॉन्ड O बना है, साइक्लोहेक्सेन यहाँ पे हेक्सीन है, डबल बॉन्ड O है। अब किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी? यहाँ पे रेजोनेंस है पाई सिग्मा, पाई सिग्मा पाई का रेजोनेंस हो रहा है, तो यहाँ पे जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा, मतलब कह सकते हो जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा, जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा, जैसे वहां पे जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा और जिसमें हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर ज्यादा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा। इस टाइम यहाँ पे जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा, ऐसे याद कर सकते हो। जिसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा उसका पाई बॉन्ड, और जिसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा, और उसका बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। एक नए साइंटिस्ट की बात करते हैं, पेरिस रूल। पेरिस रूल क्या होता है? फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोइड, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोइड की बात करें। इसमें स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ बेंजोइड रिंग होता है, मतलब जितना ज्यादा बेंजोइड रिंग होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। जैसे एक बेंजीन रिंग है, दो बेंजीन रिंग, तीन बेंजीन, सबसे ज्यादा बेंजीन रिंग जिसका है उसके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ती जाएगी, ठीक है। समझ गए? हाँ, अभी एक नेक्स्ट पॉइंट है, टू सेपरेटिंग बेंजोइड रिंग्स आर मोर स्टेबल देन द टू फ्यूज्ड। जो फ्यूज वाले बेंजोइड रिंग है वो कम स्टेबल होते हैं, लेकिन जो दूर दूर बेंजोइड रिंग होते हैं ज्यादा स्टेबल हो। ऐसा क्यों दोस्तों? यहाँ पे देखेंगे कम रिपल्सन होगा, यहाँ पे देखेंगे ज्यादा रिपल्सन होगा, तो ये कम रिपल्सन वाला ज्यादा स्टेबल होता होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं ब्रेडिक रूल से, बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट होगा। ब्रेडिक प्रूफ क्या होता है दोस्तों? प्लेनरिटी sp2 इज नॉट पॉसिबल ऑन ब्रिज हेड पोजीशन, ये तो पता है दोस्तों। मान लीजिए एक साइक्लोहेक्सेन, उसके ऊपर ब्रेडिक वो ब्रिज हेड कार्बन लगा हुआ है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये sp2 कार्बन हो गया, ये पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाता है अबव द प्लेन के ऊपर, ठीक है। समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। ऐसे ही नेक्स्ट वाले की बात कर रहे हैं, ये वाला देखिए स्ट्रक्चर,
यहाँ पे देखेंगे ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आना चाह रहा है लेकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि ये अबव द प्लेन में रहता है। ठीक है, समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। अब रेजोनेंस ये कर रहा है लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, ये भी क्या है? लोन पेयर सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज। ये मैं आपको बताया कि नहीं, वहां पे लिखा है कि नहीं? आइए देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज नहीं, तो यहाँ पे आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, सातवां पॉइंट। लोन पेयर सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज ये भी क्या करते हैं आपका रेजोनेंस शो करते हैं। ठीक है, समझ गए? समझे कि नहीं समझे? आई होप समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं। ये रेजोनेंस शो कर रहा है, यहाँ पे देखेंगे रेजोनेंस नहीं शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे ब्रेडेड फ्लूइड लगा है, ये प्लेनरिटी नहीं पॉसिबल होता है। समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं टाइप ऑफ रेजोनेंस या मेसोइमेरिक इफेक्ट। दोस्तों रेजोनेंस दो तरह का होता है, एक प्लस एम इफेक्ट, एक माइनस एम इफेक्ट। ठीक है, प्लस एम क्या होता है? प्लस एम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को दे इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। और माइनस एम इलेक्ट्रॉन को ले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इफ एन एटम और ग्रुप ऑफ डोनेटिंग p orbitals electron to conjugate system like double bonds or benzene rings पे। ठीक है, if p an atom or groups withdraw p orbital electron to conjugate system like double bonds or benzene ring with, ये बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, मतलब इसके कौन कौन से प्लस एम में आएंगे? ओ एच है, ओ आर ही, ओ आर में ओ सी एच थ्री, ओ सी, ओ आर, एन एच टू, एन एच आर, एन आर टू, एन एच सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये कैसे हैं? प्लस एम है। एनसीईआरटी का है दोस्तों, तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा, लिख लिख के याद कर लीजिएगा। ठीक, इसका कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास। अब यहाँ पे देखिए माइनस एम में सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी एच ओ, कार्बोनाइल कंपाउंड सी डबल बॉन्ड ओ, साइनाइड है और NO2, ये कैसे हैं? माइनस एम है। आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है मेरे पास दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसको हम पहले डिलीट कर देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आइए क्या करिए, आइए पहले ताला तोड़ेंगे और उसे हम क्या करेंगे? जूम कर लेंगे। हाँ, आइडेंटिफाई प्लस एम और माइनस एम। अब यहाँ पे आपको कुछ दिए हुए ग्रुप, इसमें प्लस एम माइनस एम निकाल लीजिएगा। मैं यहाँ पे लिखाया हूँ दोस्तों, आप कर सकते हो। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो कैसे होंगे? प्लस एम। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे कैसे होंगे? माइनस एम। इसके बेस पे आप निकाल सकते हो दोस्तों। ठीक है, समझ गए? चलिए कोई बात नहीं, अगर समझ में आया तब भी बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तो और बढ़िया से समझिए। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ पावर ऑफ प्लस एम ग्रुप। ठीक है, प्लस एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के। ओवरलैपिंग जितना दूर दूर होता है दोस्तों, उसका प्लस एम ज्यादा होता है। जैसे यहाँ पे देखिए CH2CH NH2 है, और यहाँ पे है देखिए, यहाँ पे लोन पेयर और डबल बॉन्ड कैसे हैं? दूर दूर आ गए, तो ये कैसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा? प्लस एम ड्यू टू द लोन पेयर ग्रेटर देन द प्लस एम ड्यू टू द इंटरनल कॉन्जुगेशन। जो प्लस एम लोन पेयर के कारण है वो ज्यादा होता है प्लस एम ड्यू टू इंटरनल कंजुगेशन। ठीक है, जैसे कि NH2, NH2 C डबल वन NH3, फिर किसका है? OH और O C डबल वन OCH3। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। प्लस एम का पावर दिया है फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, तब ब्रोमीन, तब आयोडीन होता है। O माइनस सबसे ज्यादा होता है OH का। ठीक है, इसका इसमें उसमें। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्लोरीन का है कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन आयोडीन, तो इसी के रेस्पेक्ट में दिया है। फिर NH2 ये ज्यादा होता है NH2 के। ठीक है, NH2 माइनस ज्यादा होता है NH2 के न्यूट्रल वन से। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हो गया तो बहुत बढ़िया बात। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए कंपैरिजन ऑफ पावर ऑफ माइनस एम ग्रुप यूजुअली सेम होता है किसकी तरह? माइनस आई की तरह हो। जैसे NO2 ग्रेटर होता है, CN ग्रेटर होता है, एल्काइल ग्रुप होता है ऐसे।
अब स्टार पॉइंट आ गया। स्टार पॉइंट क्या है? प्लस एम, ये कह सकते हैं प्लस एम माइनस एम कुछ भी हो, डस नॉट ऑपरेट ऑन मेटा पोजिशन। किस पोजीशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता है? दैट इज मेटा पोजीशन। दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं एग्जांपल में, तो ऑर्थो पे लगेगा, पैरा पे लगेगा, लेकिन मेटा पे कहीं नहीं लग रहा है, इसलिए मेटा पोजीशन पे और एक्ट नहीं करता है। ठीक है, आई होप समझ गए हो गए। चलिए बात आगे करते हैं। बात आगे क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन बॉन्ड्स में इंक्रीज और डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्ड एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज भी करा सकता है और एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज भी करा सकता है। जैसे ऑर्थो ऑर्थो कार्बोक्सिलिक एसिड जो यहाँ पे दिख रहा है, ओ सी, वो फिनॉल है और उसके ऊपर ऑर्थो पोजीशन पे सी डबल बॉन्ड ओ एच लगा हुआ है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा तो ये मोर स्टेबल होगा। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा है, चिलेट बना रहा है, प्रोडक्ट में चिलेट बन रहा है, तो इसका मतलब वो कैसी बात है? अच्छी बात है। क्या मैंने बोला? अगर प्रोडक्ट में चिलेशन बन रहा है, रिंग बन रहा है, तो अच्छी बात है। अच्छी बात मतलब मोर स्टेबल होगा। ठीक है, देन द रिएक्टेंट वन, यानी वन और टू में सबसे ज्यादा कौन होगा इसमें? ये मान लीजिए वन है, ये टू है, तो इसमें कौन होगा? टू वाला ज्यादा ग्रेटर होगा वन से। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? फिनॉल है, उसके पैरा पोजीशन सी डबल बॉन्ड ओ से लगा है, और फिनॉल है उसके पैरा पोजीशन सी डबल बॉन्ड ओ माइनस लगा है। ठीक है, अब क्या होगा दोस्तों? नो चिलेशन, इसमें कोई चिलेशन नहीं होगा, मतलब कोई रिंग नहीं बनेगा। तो ये सेकंड वाला लेस स्टेबल, यानी एसिडिक स्टेन जो फर्स्ट वाला ग्रेटर है सेकंड वाला। यानी यहाँ पे आप समझ पा रहे हो, एसिडिक स्टेन इंक्रीज भी कराता है और डिक्रीज भी कराता है। समझ गए? आई होप समझ गए हो गए। अब बात करते हैं यहाँ पे चिलेशन इन रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट में चिलेशन बन रहा है, यानी रिएक्टेंट में वो गंदी बात है। रिएक्टेंट में अगर चिलेशन रिंग बन रहा है तो गंदी बात है। वो क्या करेगा? वो लेस स्टेबल कर देगा। वन और टू में यहाँ पे, ये मान लीजिए वन है, ये टू है, ये टू वाला ज्यादा होगा वन से। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है और पैरानाइट्रोफिनॉल, यहाँ पे पैरानाइट्रोफिनॉल जो होगा नो चिलेशन, यानी एसिडिक सेकंड वाला ज्यादा होगा फर्स्ट वाले से। आई होप समझ गए हो गए। चलिए दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है अपना, जिसका नाम है ऑर्थो इफेक्ट। क्या होता है ऑर्थो इफेक्ट? इट इज कॉज्ड बाय SIR, steric inhibition or steric hindrance, by which disturb the planarity and stop resonance। जिसके द्वारा ये क्या होता है? प्लेनिटी को डिस्टर्ब करते हैं और स्टॉप करते हैं रेजोनेंस पे। ठीक है, जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है और यहाँ पे एक जी ग्रुप लगा है ऑर्थो पोजीशन पे। अब ये क्या करेगा? अब ये क्या करेगा? जी ग्रुप एनी एक्सेप्ट हाइड्रोजन। जी ग्रुप कुछ भी हो सकता है दोस्तों, वहां हाइड्रोजन को छोड़िए। ठीक है, तो हाइड्रोजन को छोड़ के जी ग्रुप कुछ भी हो सकता है, तो वहां पे कह सकते हैं बल्कि ग्रुप जहां लगेगा वहां पे ऑर्थो इफेक्ट लगेगा दोस्तों। ठीक है, और हल्की ग्रुप में ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगता है। अब यहाँ पे एक देश है, देश में यही होता है, जी ग्रुप एक्सेप्ट, जी ग्रुप कुछ भी हो सकता है OCH3 और OH माइनस के अलावा, OH माइनस के अलावा OCH3 के अलावा कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक ऑर्डर आता है दोस्तों। अब हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया? अब हम लोग ने पढ़ लिया रेजोनेंस या मीजोइमेरिक, दूसरा पढ़ लिया हाइपर कॉन्जुगेशन, तीसरा पढ़ लिया इंडक्टिव। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में कौन रखा जाएगा? सबसे ज्यादा पहले आएगा मीजोमेरिक, फिर इसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, तब आएगा आई इफेक्ट। समझ गए? अब एप्लीकेशन ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट की बात करेंगे। ठीक है, क्या है एप्लीकेशन? एप्लीकेशन क्या है दोस्तों? एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम और माइनस एच माइनस आई, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस एच और प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, हम यहाँ पे एग्जांपल दिया है, आप इसे देख के सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे दिया है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डिग्री सबसे ज्यादा होगा, फिर 1 डिग्री होगा, तब 2 डिग्री होगा। 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 1 डिग्री, तब 2 डिग्री होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं? आ गया ना? चलिए, आ गया तो अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट पेज की बात करते हैं।
नेक्स्ट पेज पे बढ़ते ही हम क्या करेंगे, ताला को तोड़ेंगे और से जूम कर लेंगे, ताला को तोड़ेंगे और से जूम कर लेंगे। क्या करते हैं दोस्तों, टू कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द प्लस एम प्लस एच प्लस आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल माइनस एच माइनस एम माइनस आई के। ठीक है, स्टार पॉइंट क्या बोलता है, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन एन मोर विल बी बेसिसिटी। जितना ज्यादा अवेलेबिलिटी लोन पेयर का होगा उतना ज्यादा बेसिसिटी होगा। जैसे यहाँ पे CH3NH2 है, तो फिर CH3 का होल ट्वाइस NH है, फिर CH3 का होल थ्राइस N है। तो यहाँ पे इसका अवेलेबिलिटी ज्यादा होगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री का और वो रूल लग जाएगा। लोकलाइज लोन पेयर ग्रेटर देन होता है डी लोकलाइज लोन पेयर। अब लोकलाइज लोन पेयर ग्रेटर होता है डी लोकलाइज, क्यों ऐसा, क्योंकि वो उसको पार्टिसिपेट ही नहीं करता रेजोनेंस में, तो वो ज्यादा ही होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे NH है और साइक्लोहेक्सेन है, तो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है दोस्तों। लेकिन अगर NH2 यहाँ पे बेंजीन रिंग है तो वहां पे पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये एलिफेटिक एरोमेटिक, तो यहाँ पे एलिफेटिक वाला ज्यादा स्टेबल होगा एरोमेटिक से। ठीक है, समझ गए, आई होप समझ गए हो गए। चलिए बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंडिंग नाइट्रोजन बेस, जैसे कि गुआनाडीन, अमाइडीन, अमाइन, इमाइन, इमाइड्स एंड साइनाइड। गुआनाडीन, अमाइड, इमाइंस, अमाइंस, अमाइड्स एंड साइनाइड। कौन कौन से गुआनाडीन होते हैं, अमाइड्स होते हैं, अमाइंस होते हैं, इमाइड होते हैं, अमाइड्स होते हैं और साइनाइड होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब SIR इफेक्ट की बात करते हैं। SIR इफेक्ट क्या होता है, जैसे यहाँ पे बेंजीन रिंग है, नाइट्रोजन में मिथाइल और हाइड्रोजन है, तो ये क्या होता है, लेस स्टेबल होगा। ये वाला लेस स्टेबल होगा, ये वाला मोर स्टेबल होगा। ठीक है, समझ गए, आई होप समझ गए हो गए। नहीं समझे तो फिर से समझा देते हैं। मान लीजिए NH ग्रुप और मिथाइल, यहाँ पे एक ग्रुप लगा है, मोर स्टेबल होगा देन इस वाले स्ट्रक्चर से, इस वाले स्ट्रक्चर से। NH2 मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, बेसिक 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे जिसका नाम है SIP। अब SIR पढ़ लिए, SIP क्या होता है, स्टेरिक इनहेलेशन ऑफ प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन करा रहे हैं दोस्तों, प्रोटोनेशन में ये वाला मोर स्टेबल हो जाएगा, मोर बेसिक होगा। NH2 प्रोटोनेशन कराएगा, NH3 बन जाएगा, प्रोटोनेट कराएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए एरोमेटिक है 1 डिग्री तो बेसिक स्टेट डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे NH2 और ग्रुप लगा है एक, तो ये लेस स्टेबल होगा। लेकिन यही चीज अगर यहाँ पे बॉन्डिंग कर रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, आई होप यहाँ पे आप समझ गए हो, आई होप यहाँ पे समझ गए हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ने से पहले क्या करते हैं दोस्तों, अपन डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, रेजोनेंस के बाद दोस्तों, रेजोनेंस के बाद अब अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एरोमेटिसिटी। दोस्तों एरोमेटिसिटी 3 तरह का होता है, एक एरोमेटिक, एक एंटी एरोमेटिक, एक नॉन एरोमेटिक। इसमें स्टेबल सबसे ज्यादा कौन कौन सा होता है, सबसे ज्यादा एरोमेटिक होगा, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, एरोमेटिसिटी के लिए क्या क्या स्ट्रक्चर क्या क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए और कंजुगेशन होना चाहिए। साइक्लिक, प्लेनर, कंजुगेशन होना चाहिए। अगर इन तीनों में से साइक्लिक, प्लेनर, कंजुगेशन कोई अगर स्ट्रक्चर इसमें से कोई फॉलो नहीं हो रहा है तो वो होगा नॉन एरोमेटिक। अगर कोई भी ना फॉलो नहीं हो रहा तो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। अगर फॉर एरोमेटिक लिए करना है तो अबव जो तीनों रूल हैं, साइक्लिक, प्लेनर, कंजुगेशन, वो होने चाहिए और प्लस हक्कल रूल भी फॉलो करना चाहिए। हक्कल रूल क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो वो कौन सा होगा, पाई हक्कल्स रूल। और ये जो होता है एरोमेटिसिटी होगा। ठीक है, और एंटी एरोमेटिक अबव 3 रूल्स एंड एबीज रूल लगेगा, साइक्लिक, प्लेनर, कंजुगेशन दो वाले लगने चाहिए और प्लस प्लस एपीस रूल लगेगा। एपीस रूल 4n पाई इलेक्ट्रॉन, जैसे 4 पाई, 8 पाई, 12 पाई, 16 पाई, ये कौन सा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, समझ गए, आई होप समझ गए हो गए। चलिए बात करते हैं किसकी पॉइंट्स। एनुलिन्स जो होते हैं, एनुलिन्स जानते हैं क्या होता है, साइक्लिक कंजुगेशन रिंग विद विदाउट चार्ज। जैसे कोई चार्ज उसमें ना प्रेजेंट हो और वो साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, उसमें रेजोनेंस प्रेजेंट हो, पाई सिग्मा पाई 4 स्ट्रक्चर है।
एंटी एरोमेटिक। यहाँ पे देखेंगे कितना है, 2 2 4 2 6, 6 मतलब एरोमेटिसिटी। यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8, 8 है। 8 होता है ये कैसा हुआ, नॉन एरोमेटिक। क्यों नॉन एरोमेटिक ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टब लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर यहाँ पे देखिए 10 एरोलिन, 10, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 10 एरोलिन, लेकिन नॉन एरोमेटिक ड्यू टू द नॉन प्लेनेटरी जो हाइड्रोजन है दोस्तों, एक अपवर्ड है एक इनवर्ड है, एक अपवर्ड है एक इनवर्ड है, इस वजह से ये क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक। ऑल बेंजोइड्स ऑन इन वन स्ट्रक्चर वो कैसे होंगे, एरोमेटिसिटी होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये बेंजीन बेंजीन एरोमेटिसिटी, 3 बेंजीन एरोमेटिसिटी, 4 बेंजीन एरोमेटिसिटी, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे ये वाला देखिए, ये वाला नाइट्रोजन जो होता है ये लोन पेयर में इन्वॉल्व नहीं करेगा, लेकिन ये वाला जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो इन्वॉल्व करेगा रेजोनेंस में। तो कितना हो जाएगा, 6 pi इलेक्ट्रॉन हो जाएगा एरोमेटिसिटी। यहाँ पे देखिए ये सल्फर जो है आउटर मोस्ट वाला ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा कॉन्जुगेशन में, लेकिन इनर वाला जो है पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए हो जाएगा ये एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे एक डबल स्ट्रक्चर बना है, डबल स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे। तो इस वाले का अलग निकालेंगे और इस वाले का अलग निकालेंगे, 2 2 4 2 6, कुछ मतलब कुछ इस प्रकार बना है दोस्तों, कुछ इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर बना है। आइए मैं बना के दिखा देता हूँ। और एक फिर से गलती हो गई, 1 मिनट रुक जाओ भैया। क्या है, ऐसा 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 ऐसा, और यहाँ पे ऐसा 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 ऐसा, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन गया, दूसरा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। यहाँ पे माइनस चार्ज लगा दिया है, यहाँ पे भी ये, यहाँ पे भी ऐसे कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जब करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब बताइए इस वाले साइकिल को पे एक बार लेंगे, इस बार साइकिल 2 2 4 2 6, अच्छा क्या है, तो ये हो जाएगा एरोमेटिसिटी। और यहाँ पे 2 2 4 ये वाला भी तो इन्वॉल्व हो जाएगा हाइपरकॉन्जुगेशन में, तो कितना हो जाएगा, ये होगा एरोमेटिसिटी हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया हो, ठीक है। एरोमेटिसिटी होगा सिर्फ 2 ही है, ठीक, समझ गए, आई होप समझ गए होगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलने से पहले क्या करेंगे हम दोस्तों, इसको जूम करेंगे। लो जूम कर लिया। जूम करने के बाद दोस्तों क्या होता है, आइए देखते हैं जूम करने के बाद क्या होता है। टू कंपेयर स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन एंड कार्बन आयन की हम स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा पहले एरोमेटिसिटी पढ़ ली, तो पहले एरोमेटिसिटी, फिर एम इफेक्ट, फिर प्लस एच इफेक्ट, फिर आई इफेक्ट, मतलब पहले एरोमेटिसिटी फिर एम इफेक्ट फिर एच, तब आई इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे ये रेजोनेंस हो रहा है और मेडिसिटी मोर स्टेबल, यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है लेकिन ये लेस स्टेबल एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन। फिर फर्स्ट होगा फिर थर्ड होगा तब जाके सेकंड होगा, क्योंकि यहाँ पे एंटी एरोमेटिक होगा, 4 pi इलेक्ट्रॉन होगा, समझ गए, आई होप समझ गए हो गए। चलिए आगे बात करते हैं। टू कंपेयर डाइपोल रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ एक्स प्लस एंड बॉन्ड लेंथ, ठीक है। बॉन्ड लेंथ जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो वहाँ पे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा, ठीक है, समझ गए, आई होप समझ गए हो गए। जैसे यहाँ पे ये मोर स्टेबल, यहाँ पे लेस स्टेबल, 1 2 3। टू कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन विद टुवर्ड द H प्लस, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये वाला स्ट्रक्चर मोर स्टेबल, ये वाला लेस स्टेबल, 1 3 2 हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। टू कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड द लुईस एसिड, जैसे कि AgNO3 SBS5, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकैटायन के हो जाएगा, ठीक है, कार्बो एनायन होगा, सॉरी कार्बो एनायन होगा, ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो 1 वाला स्ट्रक्चर ज्यादा होगा, फिर 3 वाला तब 5 सेकंड वाला हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब नया कॉन्सेप्ट की बात करेंगे दोस्तों, बैक बॉन्डिंग। हमने बताया था एक बैक बॉन्डिंग कार्बोकैटायन में भी आता है, कार्बन एनायन में भी आता है। अब कार्बोकैटायन में पी पाई बॉन्डिंग होती है, कार्बन आयन में पी पाई डी पाई होती है, ठीक है। क्या होता है बैक बॉन्डिंग, क्या होती है, इट इज अ केमिकल इंटरेक्शन वेयर इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम हाई En टू ट्रांसफर ऑफ वेकेंट पी ऑर्बिटल ऑफ लेस En एटम्स। जो हाई En वाले एलिमेंट होंगे, एटम्स होंगे,
वहां से ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन टू द लो ईएन ऑफ एटम। समझ गए? तो वहां पे होती है बैक बॉन्डिंग। आई होप समझ गए होगे। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे एक ए और बी है, वैकेंट ऑर्बिटल ए का है, तो यहाँ पे बी के पास लोन पेयर है, तो ये बी वाला ए को दे देगा। तो कैसे स्ट्रक्चर बनेगा? कुछ इस तरह से है। CH2NH है, इसके पास पॉजिटिव, इसके पास लोन पेयर है, ये इसको दे देगा, किसको? पास क्या हो जाएगा? CH2NH2। ठीक है, एक पाई बॉन्ड बनेगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए CH2OH है, ये लेस स्टेबल है, लेकिन जैसे ही इसको ये लोन पे इसको साथ दे देगा, ये मोर स्टेबल हो जाएगा। CH टू, और यहाँ पे क्या है? क्लोरीन। यहाँ पे क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन माइनस है, क्लोरीन माइनस जब इसे लोन पेयर देगा तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CF बन जाएगा, मोर स्टेबल बन जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जब ये तक पढ़ लिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, तो ये आप सॉल्व कर लीजिए। ये पढ़ लिए, ये कैसा होगा? कार्बोकेटाइन में पी पाई ओवरलैपिंग होता है, कार्बोनाइन में पी पाई होता है। अब यहाँ पे बैक बॉन्डिंग को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग के बारे में सोचेंगे पहले, फिर इसके बाद एरोमेटिक के बारे में, फिर इसके बाद एम इफेक्ट, फिर इसके बाद एच इफेक्ट, तब आगे आई इफेक्ट की बात करेंगे। MHI से दोस्तों माही से याद कर लीजिए, क्या है? माही। महेंद्र सिंह धोनी जानते होंगे, उनको हम बोलते हैं प्यार से माही, तो वहां से याद कर लिए माही। और फिर इसके बाद एरोमेटिक और मॉडर्न की बात करेंगे। पहले मैम से माही, एम से मेसोमेरिक, एच से हाइपरवेंटिलेशन, आई से इंडक्टिव की बात कर रहे होंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, कार्बन आयन की बात बता दी आपको। कार्बन आयन में क्या होगा? बैक बॉन्डिंग में ऊर्जा उल्टा कार्बोकेटायन का, और यहाँ पे पी पाई डी पाई होता है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं दोस्तों, जिसका नाम है डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस क्या होता है? बेंड पी ओवरलैपिंग, बेंड पी ओवरलैपिंग होता है दोस्तों। कैसे होता है? जैसे यहाँ पे देखिए, इसका सबसे ज्यादा होगा, फिर इसके बाद इसका होगा, तब इसका होगा। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन में तीन साइक्लोप्रोपेन एक कार्बन का लग जाएगा, तो सबसे ज्यादा उसका, फिर ये, तब ये किसका? इसे बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस होता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन की। ये अपना लास्ट टॉपिक होगा। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होता है दोस्तों? इसमें हम पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन तीन तरह का होता है, EAR, ENAR, FAR। EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, NR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, FAR फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है। सब्स्टिट्यूशन में ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, FSR फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एलिमिनेशन में क्या होता है? E1 E2 E1 CB। E1 जो होता है दोस्तों एल्कीन में होता है, जैसे यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे देखिए ये किसमें होता है? ये सारे एल्कीन में होता है। जैसे यहाँ पे देखिए RCH डबल बॉन्ड CH2 है, हेलोजन लगा है, यहाँ पे हेलोजन लग जाएगा। फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कहाँ है? कार्बोनाइल कंपाउंड पे C डबल बॉन्ड हो, HCN है, तो यहाँ पे लग जाएगा कार्बन से अटैच, तो इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे OH बन जाएगा और C डबल लग जाएगा। फ्री रेडिकल, तो ये कैसे? एल्कीन जो होगा RC डबल बॉन्ड जैसे होमोलिटिक रिएक्ट करेंगे, एंटी मार्कोनिक ग्रुप लगाएंगे, तो BR वहां लगाएंगे जहां पे हाइड्रोजन पहले से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये एंटी मार्कोनिक ग्रुप होगा। ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेंजीन है, इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप फिर से सब्स्टिट्यूट कर देगा। न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? RH है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देगा, ये होगा न्यूक्लियोफाइल। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन RH है, और लाइट देंगे तो RH बन जाएगा, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन कहाँ होता है? अल्कोहल में ROH है, ऐसे दे देंगे तो एल्कीन और वाटर बन जाएगा। E2 क्या होता है? ये RH है, हेलोजन है, और वहां पे अगर अल्कोहलिक क्या दे रहे हैं? KOH दे रहे हैं, तो एल्कीन और H2O और KCl बन जाता है, या KX बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे K और X लिखा हुआ है दोस्तों, ध्यान से आप देखेंगे। और इवन CB जो होता है कहाँ लगता है दोस्तों? इवन CB जो होता है CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड CHO एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप जो क्या करेगा? हीट और OH ग्रुप दे देंगे, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड C डबल C CH3 CH C डबल बॉन्ड CHO बन जाएगा, एल्काइल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा। चलिए यहाँ तक पढ़ लिए तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे
नेक्स्ट पेज मतलब टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, क्योंकि अगर इसमें ऐड करता हूँ तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है इसलिए। और अलग अलग इंस्टीट्यूट में भी ऐसे पढ़ाते हैं, हम भी ऐसे ही चलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अलग लेक्चर लाएंगे, उसमें आप देख लीजिएगा। बाकी आपको अगर ये समझ में आया तो बताइए कैसे लगा। हम अगर कोई दिक्कत हुआ होगा तो मैसेज करिएगा, तो हमसे और समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, यहाँ तक आए तो हम आपको लास्ट में एक प्यारा सा मीठा सा थैंक यू देना चाहेंगे। क्या देना चाहेंगे? थैंक यू बोलना चाहेंगे दोस्तों। यहाँ तक पढ़े, ये लीजिए मेरी तरफ से एक प्यारा सा थैंक यू दोस्तों, ठीक है। और एक प्यारी सी दोस्तों, एक प्यारी सी ले लीजिए आप मेरी तरफ से माइक, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और फैमिली का केयर करते रहिए, ठीक है। दैट्स इम्पोर्टेंट थिंग इन अ लाइफ। बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर।